हेलो दोस्तों, वेलकम टू examsu.in। आपका स्वागत है यहाँ पे। और बिहार में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके संबंध में जो भी स्टूडेंट का परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है, हम लोग समय समय पे उस पे डिस्कशन करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बीएसएससी का जो अभी जो एक बहुत बड़ा डाउट कंफ्यूजन चल रहा है कि उसका काउंसलिंग का जो लिस्ट आया है वो कितने गुने पे होगा, इसको लेके बहुत सारा न्यूज़ मार्केट में फैला हुआ है। और हमें कुछ अच्छा कुछ भी कॉन्क्रीट और सही रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो इसी संदर्भ में हमारे साथ आज दिलीप जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दिलीप जी जो है वो एक तरीके से छात्रों के हित में हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और बहुत सारा परीक्षा का जो अनियमितता हुआ है बिहार में उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है। और बहुत सारा मतलब सफलता भी मिला है और बहुत सारा ये भी उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है। तो हम लोग उनसे बात करेंगे, अपनी अपनी परेशानी रखेंगे। मैं सबसे बोलूंगा कि वो शोर ना करें ताकि ये डिस्टर्ब हो रहा है, बेकार की आवाज ना करें, अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। ओके, और बेकार की बात जो है कोई शोर वोर हो रहा है वो सब ना करें, वो सब ना करें, शोर वोर ना करें। ओके, तो दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप समय निकाल के आए स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लगातार छात्रों से जुड़े मुद्दे को उठाते रहते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, ऐसा है कि वैसे तो पूरे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जो गति है वो दुर्गति है, लेकिन ये जो बीएसएससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसका नाम सुनते ही परीक्षार्थी जो स्टूडेंट जो हैं, बहुत तो स्टूडेंट डर जाते हैं और बहुत तो मजाक में बोलते हैं कि बीएसएस जिंदगी बर्बाद करना है तो बीएसएससी की परीक्षा में बैठ जाओ। 2014 से 2021 हो गया और अभी तक लोग डाउट कंफ्यूजन में ही जी रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि बीएसएससी इतना आराम से इसलिए है क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि छात्र एक नहीं है, छात्र जो है प्रेशर नहीं बना रहे हैं, छात्र अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। 25 तारीख का जो कार्यक्रम था, 25 अगस्त का, लोगों को मिलना था, कुछ लोग 10 बजे आए, कुछ लोग 11 बजे आए, कुछ लोग 12 बजे आए, कुछ लोग 2 बजे आए, 2-3 लोग आते जाते गए, संख्या बल हुआ नहीं और वहां से हम लोग को कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट मिला नहीं। तो इस पे आप कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, बताइए कैसे क्या होगा, अभी जो मुसीबत है क्या है। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट दिलीप जी से ही हम लोग चालू करते हैं, फिर एक एक करके सबसे बात करेंगे। देखिए, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो है वो 2014 की है और 7 साल बीत चुका है। अभी इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है और उससे पहले काउंसलिंग कराया जाएगा। तो इस काउंसलिंग को लेकर ही परीक्षार्थी तनावग्रस्त, और परीक्षार्थी तनावग्रस्त इसलिए है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जितना सीट है उससे कुछ ही ज्यादा लोगों को, परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। अगर सीट से कुछ ही ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इससे हजारों सीट खाली रह जाएगा। जिस तरह अभी टीचर बहाली में आप देख लीजिए कि 94,000 टीचर की बहाली करनी थी नीतीश सरकार के द्वारा, और 94,000 में से सिर्फ 38,000 शिक्षकों की बहाली हुई, तो बाकी सारा सीट खाली रह गया, यानी कि आधा से ज्यादा सीट खाली रह गया। इसी तरह इस बीएसएससी में भी अगर सही रणनीति नहीं अपनाई गई तो बीएसएससी में भी सीट खाली रह जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 7 साल पहले की वैकेंसी है और इस 7 साल के अंदर बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए। तो वैसी परिस्थिति में अगर वैसे परीक्षार्थियों को बीएसएससी के द्वारा उससे अच्छा पद नहीं मिलता है तो फिर वो लोग बीएसएससी के थ्रू ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वहां सीट खाली रह जाएगा। और दूसरी तरफ जो 2016 में पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन किया गया था, तो वो जिन लोगों के लिए ओपन किया गया था उन लोगों ने तो फॉर्म भरा ही था, लेकिन इसके साथ साथ हजारों लोगों ने फॉर्म भर दिया जो कि फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे और उन्होंने भी फॉर्म भर दिया और वो लोग पीटी पास कर गए, मुख्य परीक्षा भी पास कर गए और यहाँ तक वो चले हैं कि फिजिकल और टाइपिंग में भी अपीयर हुए। तो ये लोग जब काउंसलिंग में जाएंगे तो ये लोग काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे क्योंकि ये लोग फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे। तो किसी भी परिस्थिति में इन लोगों को
ज्वाइन नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये कानून के विरुद्ध हो जाएगा। जी। और वो हजारों ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो काउंसलिंग में अपीयर ही नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है कि हम काउंसलिंग में जाएंगे भी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि वे फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में भी सीट खाली रह जाएगा। तो इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जितना सीट है 13,120 संभवतः सीट है, तो उसका 2.5 गुना जो है परीक्षार्थियों को बुलाया जाए काउंसलिंग के लिए। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि बहुत सारे परीक्षार्थी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो काउंसलिंग कराया हुआ रहेगा, तो जितना सीट खाली रहेगा उतने लोगों को फिर आप ज्वाइन करवा सकते हैं, बुला सकते हैं नौकरी के लिए। लेकिन आप काउंसलिंग नहीं करवाए रहिएगा तो सीट खाली रह जाएगा, आप दोबारा तो काउंसलिंग करवाइएगा नहीं। जो बीएसएससी का पुराना रवैया है उसके अनुसार तो दोबारा ये काउंसलिंग करवाते नहीं है। जो एक बार काउंसलिंग करवा दिए, जो सीट खाली रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब सीट खाली रह जाएगा, फिर आप उस सीट को अगले वैकेंसी में जोड़िएगा तो क्या फायदा होगा। यहाँ 7 साल से लोग जॉब के इंतजार कर रहे हैं, इसमें हजारों अभ्यर्थी का है जो एज समाप्त हो चुका है, कहीं आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। हजारों ऐसे परीक्षार्थी होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, बाल बच्चेदार हो गए होंगे, तो उनका परिवार का भी इससे सीधा जुड़ाव हो जाता है, यानी कि पेट का भी सवाल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप पेट पे लात मारिएगा, आपके पास सीट खाली रह जाएगा और इधर आप पेट पे लात मारिएगा, युवा बेरोजगार घूमेंगे। ऐसा करके क्या फायदा है? बीएसएससी को आखिर ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। और 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को अगर बीएसएससी बुलाती है काउंसलिंग के लिए, तो इसमें बीएसएससी को भी कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई नुकसान है, क्योंकि काउंसलिंग में बुलाने का ये मतलब नहीं है कि आप सबको नौकरी दे रहे हैं। नौकरी आप उतने ही लोगों को दीजिएगा जितने सीट पे वैकेंसी है। काउंसलिंग सिर्फ आप करवा के रखिए ताकि सीट खाली न रह जाए, और ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कि दिलीप जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आप जो ये सारे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इसमें मूल बात यह है कि बीएसएससी लगातार 7 सालों से अपनी मनमानी कर रहा है। इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पैनल में जितने भी लगे बैठे लोग हैं, अगर मैं बोलूं कि बीएसएससी अपने मन का मनमानी कर रहा है तो इस बात से एग्री है तो आप अपना हाथ उठाएं। बीएसएससी मनमानी करता है, बहुत ज्यादा मनमानी करता है। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो हाथ उठा के इंडिकेट करें। तो वो मनमानी क्यों कर रहा है? मेरे नजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स जो हैं एकजुट होकर सामने नहीं आते हैं, अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। जो लोग डर के अपना पहचान छिपाते हैं या नहीं सामने आते हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो कोई तानाशाह नहीं है, कोई राजा नहीं है, वो हमें जेल नहीं दे सकते। और पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हम पूछ के उन पर प्रेशर डालें तो वो अपना कार्य सही से करें। तो इस ऐसे में स्टूडेंट को इकट्ठा कैसे करें और प्रेशर कैसे बनाया जाए बीएसएससी पे कि वो सही काम करे और कुछ गड़बड़ ना करे। अभी सबसे बड़ा, चूंकि आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करते हैं, कई बार कई आयोग पे आपने प्रेशर डाला है सही काम करने के लिए, तो अभी इकट्ठे कैसे होंगे लोग? थोड़ा इस पे प्रकाश दीजिए। क्या स्टूडेंट्स इकट्ठे तो हो ही जाएंगे, और बहुत हद तक अब है कि छात्र एकजुट होने लगे हैं। पहले तो इतना होता भी नहीं था कि धांधली हो या कोई गड़बड़ी हो या आयोग बनवारी करे तो इस तरह से नहीं छात्र एकजुट हो पाते थे। लेकिन अभी पिछले 1.5 साल से 25 को मैं गया था, 2 घंटे बैठ के लाइव किया सुनसान सड़क को। मैं वहां पे 2 घंटे तो नहीं, 45 मिनट मैंने लाइव किया वहां पे, सुनसान सड़क, एक बच्चा नहीं। और जो लोग आए भी थे, मैं पूछा था आप बीएसएससी इंटर लेवल उसके लिए आए हो, तो वो ना बोल के भाग जाते थे डर के, कि वो सामने नहीं आना चाहते थे। तो ये चीज निकालना है लोगों में, ये कैसे इकट्ठा होगा, ये बताइए आप। नहीं, थोड़ा सा इसमें कम्युनिकेशन का अभाव रहा। जो 25 तारीख को डेट दिया गया था, तो ये डेट मतलब 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में सब शेयर किया गया था। कुछ लोगों ने ही मात्र व्हाट्सएप ग्रुप में ये डेट घोषित किया था। जो उन लोगों का जो बीएसएससी के कैंडिडेट है, जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से जुड़े हुए हैं, वैसा 1-2 ग्रुप है जिसमें कुछ स्टूडेंट शामिल है। उसी ग्रुप में ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ था कि 25 अगस्त को बीएसएससी आयोग चलना। ये भी एक तरह से समझिए तो मतलब ज्यादा इसका प्रचार भी नहीं था। मुझे भी खुद पता नहीं था कि 25 अगस्त को छात्र वहां जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी छात्रों को कितना लोगों को पता होगा। जब मुझे ही नहीं पता था कि 25 अगस्त को बीएसएससी ऑफिस छात्र जा रहे हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने सोशल साइट्स पे लिखता या मैं भी आह्वान करता छात्रों से। तो बहुत छात्रों को पता ही नहीं था कि 25 अगस्त को जाना भी है, क्योंकि 25 अगस्त को आंदोलन का मकसद नहीं था। जिन लोगों ने ये 25 तारीख का डेट रखा था, उन लोगों से मैंने कल आयोग जाके बात किया था। बीएसएससी ऑफिस में मैं कल 2:30 बजे गया था, तो वहां जाके पता चला, उन लोगों का कहना था कि हम लोग आंदोलन के लिए ये डेट नहीं रखे थे,
कि बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करना। हम लोग का कहना था, हम लोग मतलब 10-15 लोग मिलकर सिर्फ आयोग के सचिव और अध्यक्ष से बात करना चाहते थे, अपनी मांगों को रखना चाहते थे। मतलब कि एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे ये लोग 15-16 लोग गए थे और कल आंदोलन अगर वाली ये बात भी नहीं था थी, दिलीप इसीलिए आप जी, अगर मीटिंग भी करना था तो कम से कम 25-50 लड़के होते तो सचिव या कोई मिल पाता ना। एक दो लड़का जाता है, उसको टहला देता है, वो लोग गार्ड जो है, जो वहां खड़ा है, वो टहला देता है। तो मैं जानता हूँ पटना में कम से कम 500 लड़के हैं, उसमें से 50 भी आ जाते हैं तो अंदर जाके फेस टू फेस बात करके डाउट क्लियर हो जाता है। नहीं तो इसमें इसमें हुआ क्या कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन बीच में प्रॉब्लम। अफवाह फैला दिया गया, थोड़ा सा अच्छा। अफवाह फैला दिया गया, एक दो चैनलों के माध्यम से, एक दो शिक्षकों के माध्यम से, जी। कभी कुछ करके जो इस तरह का जो दो तरह की बातें सामने आ गई। मुझे तो नहीं पता किन लोगों के चलते ऐसा हुआ, तो इसके चलते स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर गए और ओके। इस वजह से स्टूडेंट्स कल ज्यादा नहीं जा पाए हैं। नहीं तो इससे पहले आप देखिए, ये लोग 5 अगस्त को भी गए थे, उस दिन भी बहुत भीड़ थी, उससे पहले भी 3-4 बार गए थे, उसमें भी बहुत भीड़ थी। तो कल वही कम्युनिकेशन का अभाव रहा। कुछ लोग 11 बजे ही चल गए, कुछ लोग 12 बजे गए, कुछ लोग 1 बजे गए और कुछ लोग 2 बजे गए। जब मैंने एक स्टूडेंट्स को फोन किया तो उन लोगों ने बताया मुझे कि 2:30 बजे आइए आप। मुझे 2:30 बजे का समय दिया गया था, तो हम 2:30 बजे कल गए थे। तो उस समय 15-20 लोग ही थे। तो उन लोगों का भी कहना था कि समय का निर्धारण सही से नहीं हो पाया, क्योंकि किसी ग्रुप में चला दिया गया कि 11 बजे जाना है, किसी ग्रुप में चल गया कि 12 बजे जाना है। तो मतलब एक मैसेज सब जगह फॉरवर्ड नहीं हो पाया। इसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि सबको पता नहीं चल पाया कि कितने बजे जाना है और कब जाना है। तो इस वजह से हुआ है। आगे से ऐसी गलती न हो, हम आग्रह करेंगे जो भी छात्र हैं, जो भी बीएसएससी प्रथम उच्च स्तरीय बहाली से जुड़े हैं, कि जो तो भी डेट सबसे रखिए, समय रखिए, सब लोग मिलकर एक साथ प्रमुख रखिए बात ये हुआ और कि एकजुटता बनाइए। सबसे पहले जरूरी है कि एकजुटता बने। जी, कम्युनिकेशन को मजबूत करना पड़ेगा और एकजुटता तो आना ही है। लोगों को मोटिवेट होना पड़ेगा, अपनी आवाज खुद उठाने पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी जब तक माँ के सामने रोता नहीं है तो उसको खाना या दूध मिलता नहीं है। तो नहीं बिहार मिलता। में जैसा एकदम निष्क्रिय प्रणाली है, तो जनता को सामने आके, विद्यार्थी को, युवा को उठ के आवाज उठाना पड़ेगा। और मैं आग्रह करता हूँ, आप डरे ना, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप बात करेंगे। वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको जवाब देना है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स, परीक्षार्थी जुड़ चुके हैं, वो एक एक करके दिलीप जी से बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जो सबसे पहले बात करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, वो एक एक करके बात करेंगे। और मैं बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे संवैधानिक तरह से, शांतिपूर्ण, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी के खिलाफ नहीं करेंगे, कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी बात है अच्छे शब्दों में रखेंगे। तो सबसे पहले कौन हाथ उठाएं, अगर जो बात करना चाहते हैं दिलीप जी से, हाथ उठाएं। इतने सारे लोग हैं, कम ऑन, क्या हुआ? हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? CH, क्या नाम है आपका? परिचय दीजिए और बोलिए। अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। और से बोल रहा हूँ मैं। सौरभ यादव, जिला मुंगेर, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर से बोल रहा हूँ। मुंगेर से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए सौरभ जी। हाँ, बोल रहे थे कि जो 2016 वाला है, 2016 वाला, जो थोड़ा आवाज ऊंचे कर। 2016 वाला वो हटेगा, हटेगा? आप शायद जानना चाह रहे हैं कि 2016 वाला है वो हटेगा कि नहीं, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ सर, यही पूछ रहे थे। नहीं तो देखिए, मैंने तो कितनी बार ये बात कहा है कि जब जो भी आदमी हो, हमको किसी से दुश्मनी तो है नहीं। जो 2016 में फॉर्म दोबारा भराया, उस समय भरे थे, वो लोग भी छात्र ही हैं, वो लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। लेकिन चूंकि वो लोग उस समय फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो ये तो कोई भी वैकेंसी निकलती है, जब वैकेंसी निकलती है उस समय तक आपको उस क्राइटेरिया को पार करना है। जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो योग्यता चाहिए, वो आपको उस समय तक चाहिए जिस समय ये फॉर्म निकलता है किसी भी वैकेंसी में। उसके बाद अगर आप वो योग्यता लाते हैं तो आप उस फॉर्म को भरने के लिए योग्य ही नहीं है। तो जो लोग योग्य थे ही नहीं, तो वो तो बाहर हो ही जाएंगे ना, वो तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। और एक सवाल था, क्या जैसे इंग्लिश टाइपिंग था ना, मेरा इंग्लिश टाइपिंग था, उसमें करेक्टर 2038 था, करेक्टर पर 2038 थी, और हम 1951 करेक्टर मारे हैं। उसमें उम्मीद क्या, वर्ड पे लेगा या करेक्टर पे लेगा?
आवाज पता नहीं चल रहा क्या आप पूछ रहे हैं। और 38 क्या बोल रहे हैं, आवाज ठीक से नहीं। 2038 कैरेक्टर थे, 2038 जी कैरेक्टर थे इंग्लिश टाइपिंग में, और 1951 हम मारे थे। हाँ, तो टाइपिंग में वर्ड पे लेगा या कैरेक्टर पे लेगा? अब इस बारे में तो देखिए मुझे भी पता नहीं है, और आयोग ने कोई स्पष्ट कोई दिशा निर्देश या कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे देखते हैं जब आयोग वहाँ जाते हैं तो कोई कैरेक्टर पे लेके नहीं कोई बात करता है, कोई नहीं जो भी बात करता है सिर्फ करता है 2016 को हटाओ, 2016 को हटाओ। भाई कैरेक्टर भी कोई है जरूरी है। इस बारे में देखिए आयोग की तरफ से कुछ ऐसा दिशा निर्देश या नोटिस नहीं दिया गया कि क्या करेगा नहीं करेगा। इस तरह अगर मान लीजिए आप लोगों की जैसे मांग है तो इस मांग को जरूर शामिल किया जाना चाहिए था। ये तो जो परीक्षा दिए हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये परीक्षा दिया नहीं। 1800 कैरेक्टर थी, किसी में 1900 थी, किसी में 2200 कैरेक्टर का अर्थ हो गया कि 44 का स्पीड, और आयोग कह रही थी 35 का स्पीड चाहिए। 35 का स्पीड मतलब 1750 कैरेक्टर आपका। जो लोग टाइपिंग दिए हैं उन लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा ना। मान लीजिए जो टाइपिंग में अपीयर हुए हैं वो लोग कुछ 5, 10, 20 कम से कम स्टूडेंट्स आए, तभी तो आयोग के समक्ष ये मुद्दा उठ सकता है ना। मान लीजिए मैंने तो टाइपिंग दिया नहीं है तो मैं वहां जाके कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ इस बारे में। जो परीक्षार्थी हैं वो जाएंगे तभी कुछ होगा। हाँ, मैं उनके साथ रह सकता हूँ, मैं उनके मुद्दे को उठा सकता हूँ, उनके साथ रह सकता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है जैसे और सब मुद्दों को लेके छात्र आते हैं, तो जो टाइपिंग वाला इशू आप बता रहे हैं तो आपको आना चाहिए था कम से कम, या उस समय बताना चाहिए था। जिस समय आयोग जाया जाता है, छात्र समय रखते उस समय इस मुद्दे को आप बताते तो जरूर उठाया जाता। लेकिन आगे जब भी इस तरह का अगर कुछ होता है तो आप उस मुद्दे को जरूर बताइएगा, और आप कोशिश कीजिए कि आप खुद आइए तो ज्यादा बेटर होगा। और भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी तरह का संदेह है मन में तो आपको जरूर आना चाहिए आयोग, और आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइपिंग से जुड़ा मामला है। तो आयोग इस पे क्या करेगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस बारे में तो कोई दिशा निर्देश पहले से है नहीं। और आयोग को भी, और सही बात यह है कि आयोग को भी खुद पता नहीं होता कि आगे वो क्या करेगा इस संबंध में। तो आयोग भी इस पे अपना बैठक करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इस संबंध में क्या करना। जी, आगे कुछ सवाल हो तो कहिए। सौरभ जी ने तो काफी और कोई दूसरे लोग हैं वो हाथ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, शशि जी बोलिए। शशि जी बोल रहा हूँ। जब जनवरी के समय में ये नोटिफिकेशन आया था बीएसएससी के वेबसाइट पर कि टाइपिंग सिर्फ हिंदी में होगी, तो सकता है कि उसमें सब लोग हिंदी में सब लोग तैयारी किया। अब अंतिम समय में वो क्या करता है कि कुछ क्लियर किया ही नहीं शुरू से अंत तक, और लास्ट में आकर बोलता है कि हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो। तो ये तो क्या हो गया कि पूरा डाइवर्ट करने वाला बात हो गया। शुरू में कहा कि मंगल फंड पे ही होगा, और अभी तो लास्ट में हिंदी इंग्लिश सबको ऑप्शन दे रहा है, जबकि शुरू में सिर्फ हिंदी कहा था। तो इस पे भी तो वहाँ विरोध होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे साथ अगर दे तो हम लोग इस पे विरोध करें, क्योंकि इस क्लैरिटी तो शुरू में ही नहीं था। तो या तो टाइपिंग स्पीड कम करे, या तो क्लैरिटी तो शुरू से कुछ बताए नहीं इस बारे में वो लोग कि किस पे फंड पे कैसे क्या लेंगे। या तो शुरू में ही बता दिया होता कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिया जाएगा, शुरू में हिंदी बताया गया, लास्ट में दोनों ऑप्शन दे दिया गया। देखिए आयोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आयोग को खुद पता नहीं है कि उसको क्या करना है। उसका जो कार्य प्रणाली आप देखिएगा बीएसएससी का, उसको खुद नहीं पता है कि टाइपिंग लेना है तो कैसे लेना है। ये देखिए ना, जब छात्र डिमांड करते हैं, आंदोलन करते हैं, तब वो कुछ चीज उसके बारे में नोटिस जारी करती है। तो ये जो आप डिमांड बोल रहे हैं, तो अब तो टाइपिंग हो चुका है, तो अब तो इस पे कुछ करना संभव नहीं है, और करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। ये जो आप बोले ये पहले होना चाहिए था, जब टाइपिंग हुआ था उससे पहले ये चीज आपको बोलना चाहिए था। और उसमें जब उसमें जैसे सर विरोध पहले होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम के कुछ ही दिन पहले क्लियर किया गया। तो अब तो सर जैसे मान लीजिए एग्जाम के 15-20 दिन पहले बताया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लेगा, तो सर 20 दिन में पहले विरोध किया जाए, तैयारी किया जाए, ये भी समस्या है। अब कितने लोग साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो ये तो आयोग की मनमानी है ही। मैं तो कितनी बार कह रहा हूँ कि मनमानी क्या, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है बिहार के भर्ती आयोग की, कि कुछ भी बताया नहीं जाता है और बीच खेल में नियम चेंज किया जाता है। ये बिहार के सभी भर्ती आयोग की मनमानी है। पहले से कोई रूल जो रहता है उसमें चेंजिंग बीच में लाते हैं। तो किसी भी खेल के बीच में नियम चेंज करना, ये तो सीधा सीधा गुंडागर्दी कहलाता है। तो ये सब चीज तो हमेशा देखते हैं कि बीएसएससी में खास के हर स्टेज पे आंदोलन करना पड़ा है।
छात्रों को बार बार आयोग जाके आंदोलन करना पड़ा है, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। वरना ये बहाली तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी होने वाली थी। अब देखिए पीटी का एग्जाम लेने के लिए आंदोलन करना पड़ा, रिजल्ट के लिए आंदोलन, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशन के लिए आंदोलन, फिर मुख्य परीक्षा आयोजित करने के लिए आंदोलन, फिर उसके रिजल्ट के लिए आंदोलन, उसके बाद टाइपिंग के लिए आंदोलन। हर स्तर पे तो आंदोलन ही करना पड़ा है। तो ये समझिए कि ये बहाली किसी तरह पूरी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और ये हजारों छात्रों का भविष्य जो लटका हुआ है, हम तो चाहते हैं कि जल्द ये बहाली पूरी हो, वरना ये आयोग तो समझिए कि 10 साल और लगा देता और बहाली भी पूरी नहीं करता। तो अब तो पीछे जो छूट गया आयोग में। जी बोलिए बोलिए। इसका जड़ ही खराब है, क्योंकि अब हम लोग विरोध कर करके इसमें क्या क्या सुधार करेंगे। अब हम लोग पढ़ाई करें या विरोध करें, ये भी तो सर दिक्कत है, क्योंकि यही बिल्कुल बात न तो क्लैरिटी है, न तो इनका कुछ डिसिप्लिन है, न तो इनका शुरू से कुछ परफॉर्मा है, सर कुछ भी नहीं है। अब इस चक्कर में बार बार अपना नियम बदल देते हैं, तो फिर सर बाकी जो लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनके पास कहाँ से एनर्जी आएगी पढ़ाई करने के लिए। अब सर इसमें भी क्या है कि जैसे अभी शुरू में चर्चा हो रही थी कि कम्युनिकेशन गैप हो गया या जो भी कारण रहा, लोग सम्मिलित नहीं हो पाए, तो सर जैसे जो लोग पटना से दूर में रहते हैं वो बार बार आकर वहां पर विरोध करना भी सर उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अनएम्प्लॉयड बार बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। और जो लोग पटना में रह रहे हैं, मेरा सर यही कहना है कि अगर वो लोग ज्यादा से ज्यादा अगर एफर्ट करें तो सर ज्यादा मतलब कन्वीनियंट रहेगा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि सर दूर दूर से आना थोड़ा मुश्किल है, ये सब सर थोड़ा चक्कर पड़ जाता है। इसी का फायदा जो है भारतीय आयोग बिहार का और सरकार उठा रही है कि छात्रों में फूट डालने का काम कर रही है। बार बार देखिएगा कोई नोटिफिकेशन इस तरह का आ जाएगा जिससे छात्र एकजुट ना हो पाए। मीटिंग हो रही है और यही ये बोल रहा हूँ। और छात्रों के भी छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि जब तक हम एकजुट होकर किसी मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे तो फिर ये लड़ाई जो है सो हम नहीं जीत सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले छात्र एकजुट होकर लड़े। ये ना सोचे कि कोई तो लड़ रहा है हम घर बैठे रहे। जैसे आपने कहा कि पटना में जो छात्र, पटना में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पे आंदोलन होता है तो कितने स्टूडेंट्स आते हैं आप खुद सोचिए। तो जब घर से नहीं निकलेंगे, रूम से नहीं निकलेंगे, तो फिर ये लड़ाई नहीं जीत सकते। इसी तरह आयोग मनमानी करेगा। कम से कम आप धन्यवाद दीजिए उन छात्रों को जो कम से कम गांव देहात से भी चल के, दूसरे जिला से भी चल के बीएसएससी ऑफिस पहुंच जाते हैं, या पटना में जब आंदोलन होता है तो वैसे लोग आते हैं। और पटना में भी जो लोग रहते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। सभी लोग तो नहीं आते, पटना में भी जो लोग मौजूद हैं वो सभी लोग आंदोलन में नहीं आते। जिस दिन पटना में मौजूद सभी लोग आंदोलन में आ जाए, सिर्फ पटना में जो मौजूद है छात्र वो अगर सड़क पे उतर जाए, तो आयोग तो क्या, सरकार को झुकना पड़ेगा और छात्रों की बात को माननी पड़ेगी। और छात्रों की बात को मानने का मतलब ये हम नहीं करें कि किसी गलत बात को मानना पड़ेगा। जो हमारा जायज मांग है, जो कानूनन सही है, वैसी मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा। सर वैसे एक अनुरोध है मेरा कि अगर सर जो नेक्स्ट हम लोग प्रोटेस्ट का कुछ भी अगर सर प्लान करते हैं तो सर अगर हो सके तो दोपहर के समय में किया जाए तो सर बाकी जो दूर दूर से लोग आते हैं उसके लिए अच्छा सही रहेगा। तो सर अगर जो भी अगर नेक्स्ट कोई भी प्रोटेस्ट का प्लानिंग अच्छा सुझाव है आपका। 12 बजे या 11 बजे तक का, मैंने 1 बजे तक का टाइम रखा जाए। तो 10-11 दिक्कत हो जाता है, 12-1 बजे तक बेहतर रहेगा सर। हाँ 1 बजे। अरे जिस दिन मीटिंग रहता है दिलीप भैया, उस दिन जो है ना सचिव और अध्यक्ष गायब रहता है। ये भी बात पे ध्यान में रखना होगा। अगर आपकी संख्या मजबूत रहेगी तो सचिव और जो भी अध्यक्ष है उसको कहीं से भी आना पड़ेगा, पाताल से भी आना पड़ेगा, आप समझिए। अगर वो बात सही है सर, लेकिन हम लोग तो 5 अगस्त को किए थे ना, प्रोटेस्ट में गए थे, तो उस दिन अध्यक्ष महोदय नहीं आए। सचिव तो आए थे पर अध्यक्ष महोदय नहीं आए थे। नहीं, उन तक मैसेज पहुंच जाता है ना। हम तो दिलीप भैया को भी फोन किए थे कि 5 अगस्त को हम लोग का वहाँ मतलब शांति मार्च करना है, वो 2.5 गुना रिजल्ट के लिए 2016 फर्जी को बाहर करने के लिए। फिर भी हम लोग तो उतना दूर तक तो कर दिए। अब देखिए अभी क्या क्या मतलब न्यूज में आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आता हम लोग को आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। आयोग अपने मनमानी ढंग से चलेंगे ठीक नहीं ना, जो नियम रूल है वैसे चलना चाहिए। हम तो दिलीप भैया को फोन किए थे पर इसका कुछ ऐसा। हाँ, उस दिन हम 5 अगस्त को नहीं आ पाए थे, तो बताएं। आप नहीं आए तो आप हमको बोले थे दिलीप भैया कि हम नहीं आ पाएंगे। हम तबियत खराब के बारे में बताए थे, मेरा तबियत ठीक नहीं है, तो हम लोग गए थे। ऐसा बात नहीं, 500-600 की संख्या में हम लोग पहुंचे थे। तो विकास जी और शिवम जी दोनों अंदर गए हुए थे और सचिव महोदय से मिल करके जो उसका डिमांड था और हम लोग का जो लड़का लोग लिख करके सिग्नेचर करके दिए थे,
उस पे वो तो राजी हो गया। अभी फिर बाद अभी के टाइम में जो इस तरह का कोई मैसेज मिलता है किसी दूसरे के थ्रू से, हालांकि आयोग का कोई नोटिस में ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ है कि हम इतना ही रिजल्ट देंगे या इससे करें, ऐसा कुछ भी नहीं, ये दूसरे माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है। तो इसका क्या होना चाहिए आज जरा इसका डिसाइड कीजिए। देखिए ये सब होता है कि मतलब ये सब होता है ना, मार्केट में कुछ लोग जानबूझ के इस तरह का भी माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। तो आयोग को भी इससे मौका मिल जाता है कि देखिए छात्रों का जो है इसके प्रति क्या रवैया है। तो सर ये 7 साल की वैकेंसी पुरानी है ना, जी जी ये पुरानी वैकेंसी है, इसलिए चाहते हैं कि इसको कम से कम फिल कर ले 100%। तो उसका भी एसएससी का जो मतलब बिहार कर्मचारी का भी नाम होगा कि नहीं, चलो ज्यादा दिन हुआ लेकिन अच्छे तरह से फॉर्म को मतलब जो भी था वो सीट फुल कर दिया। अब आगे नेक्स्ट वैकेंसी सीजीएल 3rd द्वितीय इंटर स्तरीय निकलने वाला है, तो फिर इस तरह का रहेगा तो स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा कुछ जागरूक होगा। लेकिन जिस तरह का रवैया अपनाया इसमें तो हम लोग को टूट पड़े हैं, इसमें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। लड़का लोग तो व्हाट्सएप से पूरा एकदम सोचिए कि दिन भर माइंड लोग का डायवर्टे है, साथ साथ हम भी हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इसके बारे में कुछ डिसाइड कीजिए दिलीप भैया। आप डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। देखिए हम आपको अभी जी हम आपको बता दे रहे हैं कि इस वैकेंसी के थ्रू सीट खाली नहीं रहनी चाहिए और इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा करेंगे। अब आयोग को 2.5 गुना ज्यादा काउंसलिंग में बुलाना पड़े, 3 गुना ज्यादा बुलाना पड़े, ये आयोग का समस्या है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक भी सीट खाली न रहे। और ना ये तो हम लोग सरकार जी मैं पूरी बात सुन लीजिए। नीतीश सरकार या फिर ये बीएसएससी ये जो है चालाकी न करे कि इसमें सीट खाली रखे और फिर नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दे। जैसे अभी शिक्षक बहाली में किया गया है कि 94,000 वैकेंसी दिखा रहे हैं और बहाल हुआ है मात्र 38,000, बाकी 50,000 से ज्यादा सीट खाली रह गया। फिर अगले चरण में वो जोड़ के दिखाएंगे कितना हम बहाली कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोग नौटंकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भले ही इसमें परीक्षार्थी नहीं हूँ लेकिन मैं आप लोगों के हित के लिए लड़ूंगा और जो भी करना होगा मैं करूंगा। बस आप लोग एकजुटता बनाए रखिए। सबसे बड़ी बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि एकजुटता बनाए रखिए। कहीं से भी कोई भी आपको बरगलाने की कोशिश करे उसके बहकावे में न आए। कोई भी चैनल कुछ भी न्यूज चलाए उसके बहकावे में नहीं जाना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एकजुट रखना है, एकजुट रहना है और एकजुट रखना भी है छात्रों को। और जब भी जरूरत हो हमारी जहां भी होगी हम आएंगे, जरूर आएंगे। कल भी देखिए कल 15-16 लोग ही थे लेकिन मुझे फोन किया गया, मैं कल पहुंच गया। 5 अगस्त को मैं नहीं आया, मैंने बताया था कि तबीयत खराब थी इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन कल देखिए भले ही 15 लोग ही थे लेकिन मुझे फोन किया गया, मैं तुरंत बीएसएससी ऑफिस पहुंचा था। तो आगे भी जब भी होगा आप पहले हमें बता दीजिए ताकि सुविधा हो जाए। चूंकि अभी मैं पटना में कंटिन्यू नहीं रह रहा हूँ तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर 2-3 दिन पहले अगर मुझे डेट बता देते हैं तो मैं पटना जरूर आ जाऊंगा। मान लीजिए होता क्या कभी कभी जिस दिन आंदोलन होता है उस दिन सुबह में लोग फोन करते हैं, तो मान लीजिए 7 बजे बताए 8 बजे बताए तो हम चाह के भी समय पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर एक दिन पहले भी बता दीजिएगा तो हम जरूर आ जाएंगे। इससे पहले हम बता दिए, एक दिन दरोगा वाले बहाली में ही था, सुबह में 5:30 बजे एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया कि गांधी मैदान में हम लोग का मीटिंग है। 5:30 बजे फोन किया उन्होंने, हम 6:30 बजे बस पकड़ लिए पटना से और गांधी मैदान हम पहुंच गए उसी दिन सेम डे। तो अगर मुझे पता रहेगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा। हाँ, कभी कभार ऐसा हुआ है पहले 1-2 बार कि मेरी तबीयत खराब थी उधर, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन आगे से जब भी आप लोग आंदोलन कीजिए, डेट डिसाइड कीजिए तो कम से कम सबसे राय विमर्श करके और डेट डिसाइड कीजिए और एकजुट होके और एकदम पूरे ताकत के साथ उतरिए। अगर आयोग मनमानी करेगा तो बर्दाश्त नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि आप या हम या कोई भी छात्र नौकरी उससे नहीं मांग रहे कि हम पैसा दे रहे हैं आप हमको नौकरी दीजिए। हम लोग सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं और सही तरीके से बहाली हो और सीट खाली ना रहे। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम कुछ भी गलत थोड़े मांग रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को डरना नहीं है। जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं कि डर जाते हैं कि वहां जाएंगे तो ये होगा वो होगा। अरे हम तो जेल भी चले गए, हम कहाँ फिर भी डर रहे हैं। जब आप गलत नहीं कीजिएगा तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले छात्रों को मन में ये बैठाना पड़ेगा कि डरने की बात नहीं है। आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई की राह पे चल रहे हैं, तो डरने की बात ही नहीं है। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, 7 साल से आप इंतजार कर रहे हैं। गलत तो सरकार है, गलत आयोग है, गलत परीक्षार्थी नहीं है, किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट में केस कर दीजिए, मानहानि का केस कर दीजिए, मानसिक टॉर्चर का केस कर दीजिए, तो सारा आयोग का सचिव अध्यक्ष जेल चला जाएगा। यहाँ तक कि वैसा जज मिल जाए तो मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ेगा। 7 साल से टॉर्चर हो रहा है स्टूडेंट्स, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि 7 साल से लाखों स्टूडेंट टॉर्चर हो रहे हैं मानसिक रूप से, उसके बाद भी ये लोग मनमानी कर रहे हैं। तो ये तो समझिए कि हम लोग अब न्यायालय के बारे में खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। अगर पटना हाई कोर्ट की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट होता तो अभी देखते कि कितना लोग जेल में जाता, 7 साल से ये वैकेंसी नहीं अटका होता। तो हम इशारों में बहुत कुछ बोल दिए।
आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ पटना में भी एक ऐसा हाईकोर्ट होना चाहिए जो कि छात्रों की जायज मांग को सुने। हाईकोर्ट के बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो बस एकजुट रहिए और ज्यादा तनावग्रस्त नहीं रहिए, पॉजिटिव रहिए कि 2 से 2.5 गुना कम से कम उसको बुलाना पड़ेगा। और हम लोग का मांग है 2.5 गुना, और सबसे बड़ी मांग है कि आपको जितना गुना बुलाना है बुलाइए, लेकिन सीट खाली नहीं रहना चाहिए और कोई भी फर्जी अभ्यर्थी बहाल नहीं होना चाहिए। बस हम इतना चाहते हैं कि बहाली में कोई भी फर्जी स्टूडेंट्स बहाल ना हो और एक भी सीट खाली ना रहे। और सीट खाली रहेगा तो इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा बीएसएससी को। ये हम पहले बोल दे रहे हैं, चाहे हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आप देखिए 2016 में